चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राहुल कुमार, प्राण, मंजीत, गणेश, कमलेश। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है और नंबर सिस्टम में हमने एक क्लास अभी तक स्टार्ट किया था। तो एक क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, बट हमारा कुछ पार्ट अभी भी इसमें बाकी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग सेशन को कर दीजिए पहले शेयर, और साथ साथ लाइक तो कर ही दीजिए। सेशन को एक बार सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। ठीक है, चलिए, पल्लवी गुड इवनिंग, विकास राम राम सर जी, चलिए आपको भी राम राम भाई। विक्रम, विकास, कंस्कार, चलिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने कल बताया था आपको, अगर याद हो, हमने कल आपको क्या सब बताया था, अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्या का, जिसको दो पार्ट में बांटा गया। एक हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा काल्पनिक संख्याएं, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा था। रियल नंबर का हमने आपको डेफिनेशन क्या दिया था सर, कल रिजल्ट आया है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट आप लोग का अच्छा ही आया होगा। सर जी, कुछ कहिएगा एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। देखो, रिजल्ट के बारे में तो मैं क्या कहूँ, रिजल्ट एक तो बहुत ही धांधली पूर्ण है रिजल्ट, जैसा कि सब जगह से रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि एक एक लड़का, जो कि पहले क्या था कि 10 लड़का एक पोस्ट के लिए लड़ना था, अभी अब एक लड़का 10 पोस्ट के लिए लड़ेगा। तो कुछ इस तरह का स्थिति बनाया है आरआरबी, और बहुत ही बुरा हुआ, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा विक्रम कुमार, अपने समय पर ही होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि 15 तारीख से एक दिन पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया है सीबीटी 1 का, तो ग्रुप डी का भी रिजल्ट आपका 100% होना ही है। विकास जी, सर नहीं हुआ। चलिए, मुझे अफसोस है इस बात का कि आपका नहीं हुआ। जिनका भी नहीं हुआ, अफसोस ही सिर्फ होना चाहिए, बट आप उसको अपना ज़िंदगी का अंतिम हिस्सा मत कर देना। अनवरत तैयारी करते रहना है, ठीक है। एसएससी 9 फेज का एग्ज़ाम पाएगा सर। अभी देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता है सुभाष पांडे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट हम लोग सिर्फ उम्मीद लगा करके बैठ सकते हैं। चलिए, क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट, और फिर कभी इस पे चर्चा करेंगे हम लोग विस्तार से। ठीक है, देखिए, कल हमने आपको क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको बताया था, एक बार हम जल्दी से रिपीट करते हैं 2 मिनट में, और 2 मिनट के बाद फिर हम लोग आते हैं, आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे बड़ा जो हमारा सेट था वो क्या था, सम्मिश्र संख्या का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको दो पार्ट में बांटा गया। एक तो हमारा हो जाता है रियल नंबर, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट में बांटा गया। वास्तविक संख्या आखिर कहा किसे जाता है, तो हमने आपको ये बताया था कि वैसा संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उस तरह के सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ओके, और जिसको नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता है, उस तरह के सारी संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। एक बांटा गया रेशनल नंबर, और दूसरा कहा गया इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, तो उस तरह की सारी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और जिसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सके, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उस तरह की सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या में एक चीज और क्या था कि क्यू डजंट इक्वल टू जीरो, यानी हर आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमने परिमेय संख्या को दो पार्ट में बांटा। परिमेय संख्या का पहला पार्ट था आपका इंटीजर्स,
पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या के बाद दूसरा पार्ट था आपका डेसिमल नंबर्स। पूर्णांक संख्या के बारे में हमने आपको बताया था कि पूर्णांक संख्या वो सारी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का सारा संख्या जो पूर्ण अंक में लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाती है। बताओ है क्या? इसी का एक छोटा सा रूप हमने आपको बताया था कि एक से लेकर के जहां तक गिनती किया जा सकता है इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर लिखते हैं हम लोग इसको, नेचुरल नंबर। ओके। और इसी में जैसे जीरो को शामिल कर देते हैं ये सारा का सारा क्या कहलाता है? वोल नंबर कहलाता है। ये बात हमने आपको बताया था। साथ ही हमने आपको ये बताया था कि इस तरह की संख्या जीरो के बाद जितना भी है उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो से पहले जितनी भी संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये बात हमने आपको बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल को दो पार्ट में तोड़ना है। डेसिमल को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। विकास हम लोग लास्ट में अब बातचीत करेंगे, ठीक है? और अभी फिलहाल थोड़ा सा देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करते ही रहेंगे, ठीक है? बातचीत करने के लिए एक अलग सेशन हम लोग बना लेंगे, या लास्ट में जब कभी हमारा टाइम बचेगा तो हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए आप, है ना? तो जब पढ़ाई आप करते रहेंगे तो एग्जाम आपका बीच बीच में आता रहेगा। किसी में होना नहीं होना ये बाद की बात है, ठीक है? आप अपने तरफ से आपने बहुत सा ज़्यादा मेहनत किया, इस बात की खुशी आपको खुद होनी चाहिए, ठीक है? तो नहीं होना होना दोनों में फ़र्क है थोड़ा, ठीक है? तो नहीं जिसको होता है उसके लिए थोड़ा सा तो कष्टकर चीज़ है, बट आप उस चीज़ को हमेशा याद नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ आगे की तैयारी करनी होगी, ठीक है? इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। और बड़े बड़े महापंडित सब जो बोल रहे थे 55 में 60 में हो जाएगा रिजल्ट, तो उनका भी तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि फेल हो गया ना। बताओ क्यों फेल हो गया? वो अपने तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि, लेकिन हमेशा अगर हम टारगेट अच्छे का रखेंगे, अगर हमारा टारगेट 100 का रहता, 80 का रहता, 85 का रहता, तो हमारा रिजल्ट होना ही था। तो इस तरह का सारा स्टूडेंट जिसका कि 70 प्लस या 75 प्लस भी है तो उसका रिजल्ट आता जा रहा है, कहीं 80 भी गया है कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा टारगेट हमेशा 90 का रहता, 80 से 90 के बीच में रहता, तो हमारा कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आता ही आता। बताओ, ठीक है? चलिए, खैर देखिए, हमने आपको क्या बताया, ये हमारा क्या कहलाता? वोल नंबर कहलाता। हमने आपको डेसिमल के बारे में कल बताया था, ध्यान से देखो। डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या को दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में बांटा गया। एक तो कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक कहा जाता है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कल हमने बहुत ही विस्तार से आपको ये बात बताया था, ठीक है? चलिए, मालदा का भी रिजल्ट आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है तो जरूर आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। 62.5 था, सही बात है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहा जाता है? वैसा वैसा संख्या जिसको हम लोग की कहा जा सकता है कि दशमलव के बाद किसी सर्टेन प्लेस तक जाकर के रुक जाए, उस तरह के सारे संख्या को हम लोग क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसा संख्या जिसका दशमलव के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में हमने आपको बताया था, याद अगर होगा तो। हमने बताया था एक होता है रेकरिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, ठीक है? रेकरिंग जिसको कि हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति संख्या, पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं, और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को हम लोग बोलते हैं अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, ठीक है? रेकरिंग डेसिमल के बारे में हमने क्या बताया था कि वैसा संख्या जो बार बार अपने आप को रिपीट करता रहे, 0.3333333, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग एक बार लगा करके बीच में रोक देते हैं, 0.3, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल के बारे में बात करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के बारे में हमने क्या बताया था? 0.1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये लगातार लगातार ये क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है? यहां तक हमने कल आपको बताया था। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, ये सब सारा चीज आपको बताया गया था, ठीक है? आज हम लोग आते हैं थोड़ा सा समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
अब यहां से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहां पर नंबर्स लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से देखना, समझना सब लोग ध्यान से। किसी भी दो परिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा एक रेशनल नंबर आता है, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दो रेशनल नंबर का अंतर अगर आप निकालोगे तो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है, और दो रेशनल नंबर का डिवीजन, एक रेशनल को दूसरे रेशनल से डिवाइड करोगे तो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, दो परिमेय संख्या को घटाया जाए, दो परिमेय संख्या को गुना किया जाए और दो परिमेय संख्या को डिवाइड किया जाए तो हमेशा एक क्या आता है, परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। हिंदी भी लिखते जाइएगा सर, जरूर लिखते जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल और इरेशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल को आप हिंदी में लिख सकते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के गुण, ठीक है। ये जो हमने आर लिखा है इसका मतलब रेशनल नंबर का हमने छोटा सा हिस्सा लिखा है, आर से डिनोट किया है रेशनल नंबर को। मतलब ये क्या है, आपका सारा का सारा परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान से देखो, जैसे आप इरेशनल नंबर को ऐड करोगे, इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में ऐड करोगे, याद रखना एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करोगे या रेशनल से इरेशनल को माइनस करोगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे रेशनल नंबर से तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और एक इरेशनल को या तो रेशनल से डिवाइड करो या रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। मतलब हमने क्या बताया इस बार, हमने बताया कि एक अपरिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो, जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। घटाने पर भी अपरिमेय संख्या आएगा, गुना करने पर भी अपरिमेय संख्या होगा, डिवाइड करने पर भी अपरिमेय संख्या आएगा। एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास 4√3 दिया हुआ और 4√3 में अगर आप एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 4√3 में हमने 4 को ऐड किया तो क्या 4 हमारे पास रह गया कॉमन, √3 + 1 आ गया। क्या ये आपको दिख रहा, क्या इरेशनल नंबर ही रह गया, बताओ, इरेशनल नंबर ही रह गया, ठीक है। कभी भी एक इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करो तो हमेशा क्या आएगा, ये अब देखो 4√3 में से 4 माइनस क्या होगा, तो 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और √3 - 1, ये देखो क्या एक इरेशनल नंबर ही आया। क्या एक इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 4 + √3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी देखो वही आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8 + 2√3, तो हमारे पास क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। और छोटे छोटे एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से। इस बार हम लोग दो रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं। तो जब दो इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो याद रखिएगा, या तो रेशनल भी आ सकता है और या नहीं तो इरेशनल भी आ सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या कहा, दो इरेशनल नंबर को अगर आप घटाओगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आपका आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और दो इरेशनल नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करने पर भी रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। मतलब हमने क्या कहा, दो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दो अपरिमेय संख्या को अगर आप एक साथ जोड़ दे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को एक साथ घटा दे
एक दूसरे के साथ घटा दे तो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करने पर एक परिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी तो एक परिमेय संख्या भी आ सकता है। एक परिमेय संख्या भी आ सकता है, यानी तो एक अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। और एक अपरिमेय संख्या से दूसरे अपरिमेय संख्या को डिवाइड करने पर भी परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय भी संख्या आ सकता है। इसका आपको एकदम ख्याल रखना पड़ेगा। यहां पर देखो तीन पार्ट हमने यहां पर लिखा है। हमने क्या सब लिखा? दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है। जबकि हमने आपको यहां पर क्या बताया है, ध्यान से देखिए। हमने आपको यहां पर बताया कि एक इरेशनल नंबर हो जाए मतलब एक परिमेय संख्या हो जाए और एक अपरिमेय संख्या हो जाए। एक अपरिमेय एक परिमेय अगर हो जाए तो जोड़ घटाओ गुना भागा करने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है। जबकि हमने आपको यहां पर क्या बताया? हमने आपको यहां पर यह बताया कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। दो अपरिमेय संख्या को डिवाइड करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के यहां पर यह समझाता हूं कि अगर 2+√3 है, क्या ये आपको नजर आ रहा है अपरिमेय संख्या है? क्या बताओ? हाँ, नजर आ रहा है। एक बात आप ये बताओ कि अगर हम लोग इसमें ऐड कर दे 2-√3, 2-√3, क्या ये भी आपको एक अपरिमेय संख्या नजर आ रहा है? क्या बोलोगे? हाँ, नजर आ रहा है। ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे ही हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 2+2 मिलकर के हमारे पास क्या आएगा? 4। और +√3 से -√3 कट के 0 आ गया, तो हमारे पास जो अभी फिलहाल आया हुआ है वो क्या आया हुआ बताओ? एक परिमेय संख्या आया हुआ है। बोलो, आया हुआ क्या? अगर इसी को हम लोग ऐसे करके लिखे कि 2+√3 है, ठीक है, और इसी में हमको ऐड करना है 2+√3 को, ठीक है, तो आप खुद देखो कि ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4+2√3, 4+2√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब क्या है? लास्ट वाला का एग्जाम्पल भी बता दीजिए सर। एकदम बता रहे भाई। हमने यहां पर क्या देखा कि दो अपरिमेय संख्या को ऐड करने पर परिमेय संख्या भी आ रहा है और दो अपरिमेय संख्या को ऐड करने पर एक अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। ठीक है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक पेज यहां पर लेता हूं, फ्रेश पेज। फ्रेश पेज पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। क्या आप 2+√3 को मल्टीप्लाई कर दें 2-√3 से? इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करें और दोनों का दोनों क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बताओ, है क्या? तो हमने आपको क्या बताया? यहां पर या तो रेशनल भी आ सकता है या तो इरेशनल भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है सर, आपका कोई पब्लिकेशन ऐप है क्या? हाँ भाई, मेरा भी ऐप है, कंपटीशन प्रो हमारा ऐप है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस दोनों को फिलहाल अभी पढ़ लीजिए भाई। जब ऐप पे प्रचार करने का रहेगा तो हम कर देंगे प्रचार। तो ये क्या a+b है और a-b है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए क्या? तो a+b और a-b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a, यहाँ पर a² लिख सकते हैं, 4 आ गया, देख लो। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आ जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस होकर के हमारे पास क्या आया? 1। ये क्या एक रेशनल नंबर है? क्या बताओ? बोलोगे हाँ सर, ये तो एक रेशनल नंबर आ गया। बताओ, हुआ कि नहीं आ गया? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा एग्जाम्पल पल्लवी, ये बताओ। एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर से, टेंशन नहीं लो, ठीक है। पहले हम लोग इसको अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब दो इरेशनल नंबर है। जैसे हमारे पास अगर एक इरेशनल नंबर आ जाए 2+√3 और इसको डिवाइड करना है इरेशनल नंबर से ही, 2+√3 से ही, तो क्या √3 से 2+√3 से √3 कट के क्या हमारे पास रेशनल नंबर भी आ रहा है क्या? और बताओ इरेशनल नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से आपको क्या समझाया, समझ में आ चुका है? बताओ, इतना दूर तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। रेशनल और इरेशनल का क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है, ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा। बोलो, ठीक है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल रिपीट कर देते हैं।
चलिए क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। तो अब हमें और हमारे पास रेशनल और इरेशनल का, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ओके, अब आ जाओ, देखो यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने आपको बताया था। पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या याद है क्या आपको? पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू हुआ था? नेचुरल नंबर को ही तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, जहां तक गिनती किया जा सकता है, सारा का सारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। सारा का सारा क्या कर लेता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए नोट भी कर लिए, बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं सर आप। चलिए धन्यवाद कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? ध्यान से देखना सब लोग, 3 पार्ट में बांटा गया। पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांटा गया। किस किस पार्ट में बांटा गया सबको समझना है। एक, फैक्टर के आधार पे बांटा गया, एक। दूसरा है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा कहा गया कॉम्पोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। अब यहां पर देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है और एक को क्या अलग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर वैसा कोई भी नंबर, ने क्या कहा? वैसा कोई भी नंबर जो स्वयं से और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती हो। वैसा कोई भी नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हो, यानी वैसा नंबर जिसका एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। और वो जो एग्जैक्ट 2 फैक्टर है वो एक होता है और स्वयं होता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो, है? समझ में आएगा ही। विरंजन का कहना है कि जो आपका क्लास कंटिन्यू करेगा सबको समझ में आएगा ही, जरूर 100%। हमने क्या कहा? देखो ध्यान से, वैसा कोई भी संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एग्जैक्ट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, एग्जैक्ट 2 फैक्टर लिख लो आप। और एग्जैक्ट 2 फैक्टर में कौन कौन सा आ जाएगा? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर ले लो, जैसे हम लोग 7 ले लेते हैं, तो 7 को कौन कौन सी संख्या काटेगी? बोलोगे 1 काटेगी और 7 काटेगी। अब यहां पर एक शब्द यहां पर आपको सुनने को मिल रहा है, फैक्टर, ओके। एक शब्द आपको जो यहां पर फैक्टर सुनने को मिल रहा है, थोड़ा सा हम लोग फैक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इधर आते हैं हम लोग एक बार फिर से, हम एक बार नेक्स्ट पेज पे आते हैं और फैक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखो, एक आपको आता है फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं भाई मेरे? गुणनखंड, या कभी कभी हम लोग इसको भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाजक भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है मल्टीपल, मल्टीपल जिसको हम लोग बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज, या भाज्य भी बोलते हैं, ठीक है। देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को समझने का कोशिश करेंगे। ये जो फैक्टर है, ये जो भाजक है, ये भाजक क्या होता है? ये हमेशा जो होता है वो काटने वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? काटने वाली संख्या, काटने वाली संख्या। एकदम प्रेम से हम समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझना है। और ये जो मल्टीपल होता है वो हमेशा होता है कटने वाली संख्या। कौन सी संख्या? कटने वाली संख्या। काटने वाली संख्या को हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं। देखो इसका एक और नाम आ गया हमारे पास, अपवर्तक, ठीक है। और कटने वाली संख्या को हम लोग अपवर्त्य भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य।
देख लो इतना सारा नाम है। यहां पर समझना हमने क्या कहा, फैक्टर गुणनखंड या भाजक, काटने वाली संख्या अपवर्तक, मल्टीपल गुणज या भाज, काटने वाली संख्या या अपवर्त्य। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास आया 9 और 12। अगर कहा जाए कि 9 और 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो किसी भी संख्या को एक तो काटती ही काटती है, साथ साथ 9 भी काटेगी, स्वयं भी काटती है, हमेशा याद रखना। किसी भी संख्या को एक तो काटती ही काटती है और स्वयं भी काटती है, यहां तक ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इसका फैक्टर हो सकता है, तो इसके अलावा यहां पर आपको क्या कौन सा फैक्टर हो सकता है, इसलिए 3। मतलब 9 को काटने वाली संख्या, क्या बोला हमने, 9 को काटने वाली संख्या 1 भी है, 9 भी है और इसके अलावा 3 भी है। 12 को काटने वाली संख्या 1 और 12 तो होगी ही होगी, इसके अलावा भी कुछ संख्या ऐसा है जो कि 12 को काटेगा, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये 9 का फैक्टर है, ये 12 का फैक्टर है। ये 9 का फैक्टर है और ये क्या है आपका 12 का फैक्टर है। जबकि अगर 9 और 12 में ही हम लोग समझने का कोशिश करें तो मल्टीपल पे बात करते हैं, तो 9 से कटने वाली संख्या मल्टीपल गुणज कौन कौन सा है, 9 से कटने वाली खुद संख्या 9, 9 के बाद बोलोगे 18, 9 के बाद बोलोगे 27, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। इस तरह से क्या होता चला जाएगा, ये अनंत तक आता चला जाएगा, जो 9 से 100% कट जाती है। इंग्लिश में क्यों बोलते हैं भाई मेरे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई। हमने सबका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही करके आपको बताया। अपवर्तक को, अपवर्तक को यहां पर हमने क्या लिखा है, अपवर्तक। आखिर किसको कहा जाता है इंग्लिश में, फैक्टर का ही हिंदी होता है अपवर्तक, और अपवर्तक का इंग्लिश क्या होता है बताओ, फैक्टर। हमने बताया अपवर्त्य का इंग्लिश होता है मल्टीपल और मल्टीपल का हिंदी होता है अपवर्त्य। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बताओ यहां तक क्लियर है। देखो 9 से कटने वाली संख्या 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, और 9 से कटने वाली संख्या असंख्य है, ठीक है, इनफाइनाइट है, बहुत सारा है। कितना है उसको आप गिनती नहीं कर सकते। और इसी तरह से 12 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छाके 72, इस तरह से बहुत सारा संख्या। तो आपको यहां पर अपवर्तक जो है वो एक सीमित मात्रा में देखने को मिल रहा है, जबकि अपवर्त्य हमेशा असीमित होता है, असंख्य हो सकता है, ठीक है। तो यहीं से ये जो फैक्टर है ना, यहीं से एक 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 वर्ड निकल के सामने आया है। उस वर्ड के बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। उस वर्ड का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा चर्चा करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि ये जो मल्टीपल है जिसको हम लोग अपवर्त्य बोलते हैं, वहां से एक वर्ड निकल के सामने आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत सारे स्टूडेंट को आप ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये HCF को महत्तम समापवर्तक के जगह पे महत्तम समापवर्ती भी बोल देते हैं। तो आपको क्या बोलना है, अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये महत्तम समापवर्तक है, जबकि ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब दो संख्या, दो अपवर्तक, दो संख्याओं का अपवर्तक निकाल लीजिए और इस दोनों में कॉमन कौन कौन है वो निकाल लीजिए। जैसे ये कॉमन है, एक कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में। तो अगर कॉमन फैक्टर का बात किया जाए तो 1 है और 3 है। तो कॉमन फैक्टर का अगर बात किया जाए तो क्या है, 1 और 3। लेकिन उस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा है तो बोलोगे 3। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। बात आ रहा समझ में, 100% क्लियर। जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में अगर बात करें तो हमने क्या किया, दो संख्याओं का मल्टीपल हमने निकाल लिया और इस दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो देखो 9, 12, 36, 36 हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 36 जैसे ही कॉमन मल्टीपल आता है, 36 का जितना मल्टीपल है वो सारा का सारा कॉमन मल्टीपल हो जाता है। 36 का जितना मल्टीपल है और 36 का मल्टीपल कितना होगा तो बोलोगे असंख्य होगा। कितना होगा इसका कोई ठीक है नहीं, ठीक है। तो उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये 36 आपका क्या आ जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है। बात आ रहा समझ में। तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी अपवर्तक और अपवर्त्य, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, इस दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, है ना। सर दोनों ही कटने वाली संख्या है, दोनों ही कटने वाली संख्या नहीं है। आप इसको समझ के चलिएगा, देखिए इसको समझ के चलिएगा भाई। हमने क्या कहा,
काटने वाली संख्या, तो 9 को काटने वाली संख्या, 1 काटने वाली संख्या, 3 काटने वाली संख्या, 9 काटने वाली संख्या है। जबकि हमने कहा क्या कहा, कटने वाली संख्या, तो 9 से 9 कटने वाली संख्या है, 9 से 18 कटने वाली संख्या है, 27 9 से कटने वाली संख्या है। बात आ रहा समझ में? तो काटने वाली और कटने वाली दोनों में क्या है, फर्क है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा अब हम लोग पीछे आते हैं। जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को, एक बार सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पीछे आते हैं। अब हमने क्या कहा था, अपवर्तक के आधार, फैक्टर के आधार पे संख्या को 3 पार्ट में बांटा गया। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक अलग है प्राइम नंबर, और दूसरा क्या कहा गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आपको हमने प्राइम नंबर के बारे में क्या बताया कि वैसा कोई भी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, सिर्फ काटने वाली संख्या 2 ही संख्या है। कौन कौन सी संख्या, एक एवं स्वयं, एक एवं स्वयं, और एक एवं स्वयं के अलावा ये किसी से संख्या से भी नहीं कटती है, तो उस तरह के सारे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और वैसा संख्या जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, क्या है भाई, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर का क्या मतलब हो जाएगा, 2 से अधिक फैक्टर। याद रखना, मोर देन 2 फैक्टर। देखो इसमें कुछ कुछ चीज है जिसको एकदम याद रखना है, बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास 4 आया, तो 1 और 4 से तो 4 कटती ही कटती है। बताओ, ये तो हमारे पास 2 आ ही गया है, 2 संख्या तो आ ही गया जो 4 का फैक्टर है। इसके अलावा भी कोई संख्या है जो इसको काटती है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 से जैसे ही अधिक हुआ तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। 16 को देखो कौन कौन सी संख्या काटती है, 1 2 4 8 और 16। तो क्या आप बता सकते हो 16 कौन सा नंबर होगा, तो बोलोगे कंपोजिट नंबर है। एक बात आप सभी लोगों के मन में विचार जरूर आ रहा होगा, सर कि एक क्या है। तो एक के बारे में हमेशा याद रख लेना, ये ना तो भाज्य संख्या है, ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ जाता है, कभी कभी किसी से क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि बताना है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो आपके दिमाग में कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग बोल देते हैं कि सर 1 हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब 1 का एक ही अपवर्तक है और वो खुद है 1, इसके अलावा और कोई अपवर्तक है क्या, बताओ। जबकि प्राइम नंबर का हमने परिभाषा ही यही बताया कि कम से कम 2 फैक्टर होना ही चाहिए, एग्जैक्ट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। बात आ रहा समझ में? सोनाली कुमार का कहना है कि सर HCF वाला एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है, आराम आराम से समझते चलिए। ठीक है, गुरुजी मैथ पढ़ना है पूरा ग्रुप डी के लिए। अब तो पूरा ग्रुप डी के लिए हम पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिए हैं भाई। प्रदीप बाला, गुरुजी NTPC के हिसाब से ग्रुप डी का कट ऑफ कितना हो सकता है। देखो आप एक बात याद रखो, हमेशा वो बात को आप भूल जाओ कि क्या कट ऑफ होगा। हमेशा ये कोशिश करना है कि हमको हाईएस्ट मार्क्स लाना है। बात आ रहा समझ में? हाईएस्ट मार्क्स लाना है। क्यों लाना है हाईएस्ट मार्क्स? कभी भी आप अगर ये सोच के चलोगे कि 100 नंबर का एग्जाम है और हमको 60 नंबर ले आएंगे तो हम इतना में संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर आपका 60 नंबर भी नहीं आ पाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है ना, 100 नंबर है तो आपको नजदीक पहुंचना है। हमेशा कोशिश ये करना है कि हम 90 प्लस करके आए, ऐसा तैयारी करें। अब 90 प्लस है तो दुनिया का कोई एग्जाम हमको काट तो नहीं सकता है ना यहाँ से, बताओ। तो इस चीज को, कट ऑफ पे मत जाइए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए और कोशिश कीजिए बेस्ट तैयारी करने। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो प्राइम नंबर के बारे में हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो। सर एक क्या है, प्राइम या कंपोजिट है सर? राहुल कुमार सर, ये आपका जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, हाँ विकास जी का कहना एक विशिष्ट संख्या है। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो विशिष्ट संख्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ प्राइम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। हमने आपको इतना तो बता दिया, नेक्स्ट पेज पे हमने आपको बताया था फैक्टर के बारे में और मल्टीपल के बारे में। काटने वाली संख्या
फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड, भाजक या अपवर्तक। और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं काटने वाली संख्या। जैसे हमने आपको दिखाया कि 9 और 12 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1 3 9, 9 को काटने वाली, 12 को काटने वाली 1 2 3 4 6 और 12। यही फैक्टर से ही हमारा आता है कॉमन फैक्टर समापवर्तक, और यहीं से थोड़ा सा बड़ा करोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो कॉमन समान अपवर्तक में जो सबसे हाईएस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। काटने वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, हमने बताया था कटने वाली संख्या में दो संख्याओं से कटने वाली संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, कटने वाली संख्या, 9 से कटने वाली संख्या यानी 9 का सारा गुणज, 12 से कटने वाली संख्या यानी 12 का सारा गुणज। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला हमें 36, और 36 के बाद 36 का जितना मल्टीपल होगा वो सारा का सारा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हमेशा निकलेगा क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे छोटा जो नंबर है जो कट जाएगी दोनों ही संख्या से, उस संख्या को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं या लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। यहां पर देखो, ये तो हो गया हमारे पास क्या? पीछे आ जाओ फिर से एक बार। जैसे कि हमारे पास स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से हुआ। ठीक है, और बांटना हम लोग कहां से शुरू किए? 2 से। तो जैसे ही हम लोग 2 के पास जाते हैं ना, तो 2 किससे किससे कटता है? 1 से और 2 से। इसके अलावा और किसी संख्या से ये कटता है क्या? बताओ। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का जब एग्जैक्ट 2 फैक्टर है तो इसका मतलब 2 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। और 2 एक प्राइम नंबर होगा, 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। 2 एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। इसलिए 2 का नाम दे दिया गया। 2 का नाम क्या दे दिया गया भाई मेरे? समझो यहां से सबसे पहले पॉइंट लिखना शुरू करो। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर। ठीक है, यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं, आप सबको याद रखना है सब कुछ, जितना भी मैं फैक्ट लगा रहा हूं। ठीक है, जीरो न्यूट्रल इंटीजर है। हाँ शुभम पांडे, ये तो हमने कल ही बताया था कि जीरो न्यूट्रल इंटीजर है, उदासीन पूर्णांक है। ओके, सबसे पहला नंबर पे आ जाइए। यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। सब लोग कॉपी पेन लेकर के अगर बैठे हुए हैं तो लिख लो। सबसे पहले तो एक के बारे में ही बात करते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो भाई। सबसे सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तीसरा नंबर फैक्ट 2 के बारे में, 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। इसलिए इसलिए 2 का नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? प्राइम इवन नंबर। दो का नाम क्या दे दिया गया है? प्राइम इवन नंबर। ओके, चौथा पॉइंट, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि प्राइम नंबर है। याद रखना इस चीज को, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर है। सर कितने का नेम भी बताइए, कटने का नियम भी बताइए। हाँ भाई आशुतोष सब बताएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिविजिबिलिटी तो उसमें हम आपको बताएंगे।
डिविजिबिलिटी आप आराम से पढ़ते चलिए ना। जब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। 2 से कटने वाली कौन सी संख्या है, 4 से कैसे कटेगी, 8 से कैसे कटेगी, 16 से कैसे कटेगी, इस तरह से बहुत सारा हम आपको तरीका बताने वाले हैं, तो उसका आप एकदम चिंता ना करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं, दो एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, इसलिए दो को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ देना कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विषम अभाज्य संख्या आप बोलना 3 है, क्या बोलोगे, 3 है, ठीक है। दो तो सम संख्या हो गया, जबकि 3 क्या है, एक विषम संख्या, और वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, 3। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट लिख लो, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट वे में पूछता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। ये 5 पॉइंट। उसके बाद और भी पॉइंट है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट हम लोग अभी इसमें देखेंगे। हमने क्या कहा, एक बार मैं रिपीट करता हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक करते चलो। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 को प्राइम इवन नंबर भी कहा जाता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ओके। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से देखो, उसके बाद जस्ट आगे आते हैं, उसके बाद छठे नंबर पॉइंट पे आते हैं। देखो ध्यान से, 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक, या आप इसको ऐसे लिख लो पहले, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलोगे, 2। 7वें पॉइंट पे आ जाओ, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, ठीक है। लिखते चलिए सारा पॉइंट। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, कौन सा है, 101। 9वां पॉइंट पे आ जाओ, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, ठीक है। 10वें पॉइंट पे आ जाओ, 1 से लेके 50 तक, ऐसे समझो, 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या टोटल 25, टोटल कितना, 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 25। 1 से लेकर के 50 तक कितनी है, याद रखना, 1 से लेकर के 50 तक है 15 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या, ओके। हाँ, और 50 से लेकर के 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, बोलोगे 10 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है, याद रखना। इसी में लिखते चलना है। 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक 46 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है बताओ, 46 अभाज्य संख्या है। हालांकि 200 तक हमसे पूछता है नहीं, फिर भी हम इतना याद रख सकते हैं, 1 से लेकर 200 तक कितना अभाज्य संख्या है, 46 अभाज्य संख्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग। ये हमारा अभी तक 10 पॉइंट हुआ है, 4-5 पॉइंट और पढ़ेंगे, मेन पॉइंट अभी हमारा बाकी है, ठीक है। और जो सब लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो, कम से कम लाइक करते चलो, ठीक है। हम आपको एकदम 100% जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब के तरह एकदम हम पढ़ा ही नहीं रहे, याद रखना, यूट्यूब की तरह हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। 100% जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है
ऑफलाइन क्लास में जैसे हम लोग एकदम आराम आराम से स्टूडेंट को समझा समझा करके पढ़ाते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारा एक नया तरीका है पढ़ाने का, मतलब एकदम क्लास के तरह फीलिंग वाला, वो आप सबको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो। ठीक है, क्लास का रियल टाइम है 6 बजे से। मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास होगा। जैसा कि आपको आज पता है कि आज सैटरडे है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सर? 9 होगी मेरे भाई। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। पल्लवी का कहना है क्लास से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। गुरुजी वैसे कहाँ पढ़ाते हो? अरे मेरे भाई, हम तो पटना में पढ़ाते हैं। हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए है ना? ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ ये जो है अभाज्य संख्या, हमने आपको बताया 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। ये 25 अभाज्य संख्या आपको एकदम याद होना चाहिए जुबान पर एक सांस में। हाँ, ऑफलाइन में जरूर ज्यादा मजा आता होगा मेरे भाई, क्योंकि सामने रहते हैं ना, और सामने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। एक दूसरे को देखते हैं तो आपको भी मजा आता है और हमको भी मजा आता है। बताओ। नहीं, कल क्लास छोड़ देना कमलेश कुमार, कल क्लास नहीं, फिर परसों से हम लोग क्लास लेंगे। मिश्रा सर के बगल में। हाँ सर, मिश्रा सर के ही ये कंपाउंड में पढ़ाते हैं। M K मिश्रा सर इंग्लिश, उन्हीं के कैंपस में। हाँ, एकदम कंटिन्यू क्लास करते हैं, बट आप लोगों से हमारा यही उम्मीद रहता है कि आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर करते रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहे तो हमें भी अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे अभी 50+ रहता है तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक रहता है ना? नहीं तो अकेले लगता है 2 3 4 5 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे तो उसमें मज़ा नहीं आता है। योर वॉइस एंड फेस मोटिवेटेड मी अलॉट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप। चलिए, ऑफलाइन में आपसे डांट सुनने में भी मजा आता है। चलो, हम बीच बीच में कभी कभी डांटते रहते हैं, थोड़ा सा हम गुस्सैल टाइप के आदमी। चलिए, देखो एक सांस में आपको याद रहना चाहिए। इंग्लिश वाले तो सर ही बता पाएंगे। विकास सर इंग्लिश के लिए बताइए, SSC के लिए। ये तो M K मिश्रा सर जब आएंगे मंडे को तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। सर बीच बीच में एक शायरी बता दीजिए मोटिवेशन वाला। चलो, नेक्स्ट क्लास में हम मोटिवेशन वाला शायरी याद करके आएंगे तो बता देंगे। अभी तो हमें खुद नहीं पता मोटिवेशन क्यों। देखो, मोटिवेट रहना चाहिए आदमी को। क्यों मोटिवेट रहना चाहिए? लोगों से सीखो, लोगों से सीखो। मैं मोटिवेट करने के लिए मैं एक दो बात ज़रूर बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास में। देखो, मोटिवेट कैसे करोगे? देखो, होता क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बीच में अगर कोई आपका रिश्तेदार गांव से पहुंच गया, ठीक है, तो जब आपका रिश्तेदार गांव से पहुंचता है तो आप उसको क्या करो? आप उसको थोड़ा सा घुमा फिरा दो, चिकन वगैरह खिला दो। तो रिश्तेदार को तो आप खुश करके गांव भेजे, बट रिश्तेदार जैसे ही जाता है आपके पिताजी से बात करता है, तो पिताजी से बात करने के बाद डायरेक्ट बोलता है क्या कि आपका बेटा वहाँ पे पढ़ाई थोड़े कर रहा है, हैं? तो चिकन कर रहा है, मटन कर रहा है। हमको तो इक्को पार्क लेके गया घुमाने के लिए, कौन कौन पार्क सब लेके गया घुमाने के लिए, हमको तो पता भी नहीं चला है। बताइए, आपका बेटा तो वहाँ पे पैसा उड़ा रहा है, जबकि आप क्या करते हैं? रिश्तेदार को तो घुमा फिरा रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये आए हैं तो इसको थोड़ा सा हम खुश कर दें। हाँ सर, इसी तरह क्लास, ऑनलाइन क्लास करते रहिए, एकदम 100% क्लास इसी तरह से आपका जारी रहेगा। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि जो जिस रिश्तेदार का आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब किसी का भी दोस्त का भी वैल्यू देते हैं, और जब जब आप अनसक्सेस रह जाते हैं तो फिर वही वाला जो आपका रिश्तेदार सब है वो आपको बोलता है, अरे ये पटना में पढ़ता था, हर दिन चिकन मटन खाते रहता था, घूमते रहता था, क्या ये लोग पढ़ाई करेगा? तो इसलिए मोटिवेट खुद से हो जाओ। और जब आप एक एग्जाम्पल सेट कर दोगे समाज के लिए, तो अपना बच्चा को लोग आपसे मिलने के लिए देगा, बोलेगा देखो भैया आए हैं, पटना में पढ़ाई कर रहे थे, इनसे थोड़ा मिलो, इनसे थोड़ा सा कुछ टिप्स लो, है।
और शादी भी अच्छी जगह होगा। शादी अच्छी जगह कहने का मतलब है बहुत सारे लड़की वाला आपके यहाँ नंबर लगाएगा कि अरे मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। तो थोड़ा सा प्राउड फील होगा कि चलो मेरे, क्योंकि मनुष्य का ये एक स्वभाव होता है कि जब उसके पीछे पीछे लोग आते हैं तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है तो इन सब चीज़ों को आप गौर करते रहो और मोटिवेट खुद से होते रहो। और मोटिवेट अगर नहीं होते रहोगे खुद से तो अगल बगल वाले बाबा सबको देखो कि जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ चाय की दुकान पे चाय पीते हैं और दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो ध्यान से समझना। मैं आपको लिखा देता हूँ। हमने क्या कहा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 60, 61, 67, 71, 73, 82, 83, 89 और 97। देख लो, देखो टोटल 1 से लेकर के 10 तक के बीच में है ये, 10 से लेकर के 20 तक के बीच में है ये। देख लो 20 से लेके 30 और 30 से 40 के बीच में, यानी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 20 से लेके 40 के बीच में कितना है, 4। 40 से लेके 50 तक देख लो, यहाँ तक 3 है। और ये 40 से 50 तक और ये 50 से 60 तक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 40 से 60 तक देखो 5 अभाज्य संख्या है। फिर इसी तरह से 60 से 70 और 70 से 80 के बीच में देख लो, हम लोग 60 से 80 के बीच में 5 अभाज्य संख्या याद रख सकते हैं। जबकि 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या है। तो 80 से लेकर के 100 के बीच में हमारे पास कितना अभाज्य संख्या हो गया, देख लो 3। टोटल गिन लो, टोटल ये आपका 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हो। एक तरीका होता है याद करने का, उस तरीका से आप 4-4 के पेयर में याद करोगे तो और ज़्यादा बेटर है। जैसे हम समझाते हैं, ध्यान से सुनो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 44, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। बात आ रहा समझ में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 44, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, चलिए कृति, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको 15 प्लस 10 मिल के देखो, यहाँ से 4 है, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 के बाद 10 अभाज्य संख्या 100 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। हमने पिछले पॉइंट में आपको क्या सब बताया था, यहाँ तक आपको याद होगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 है। थोड़ा सा हम लोग इससे और भी आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से और समझने का कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 के बाद आ जाओ 11वां नंबर का पॉइंट। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, किससे बड़ा, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर, 3 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6n+1 के फॉर्म में रहता है, या नहीं तो 6n-1 के फॉर्म में रहता है। याद रखना, 3 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर या तो 6n+1 के फॉर्म में रहता है या तो 6n-1 के फॉर्म में रहता है। याद रहेगा क्या? अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, सुनो क्या पूछ दिया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था भाई। क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था? बोला था 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था, किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 6 से भाग दिया जाए तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, शेषफल क्या होगा? और ऑप्शन में बहुत सारा चीज दिया हुआ था। जैसे ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ था 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था 3, चौथा ऑप्शन में दे दिया था ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। देखो ये दोनों ऑप्शन। अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ। 100% पूछेगा भाई, इसीलिए तो हम इसको इतना विस्तार से बता रहे हैं पुराण। 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 1, 5, 3 और चौथा ऑप्शन में बोला 1 और 5 दोनों। बताओ आंसर।
एक भी हो सकता है या नहीं तो 5 भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो क्या है बताओ, आप खुद बताओ कि कोई भी संख्या है और इसको हम लोग 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, देखो ध्यान से। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमारे पास आया हुआ 6n+1, तो जो संख्या 6n+1 के फॉर्म में है, अगर इसको हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 6 से देखो 6n डिवाइड होकर के रिमाइंडर आएगा 0, और 1 में 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 1 प्लस 0 मिलकर के क्या रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही डीप में जाकर के। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि रिमाइंडर थ्योरम इतना आसान हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब किसी भी संख्या जो जो हमारे पास 6n-1 के फॉर्म में है, कोई भी संख्या जो 6n-1 के फॉर्म में है, 6 से डिवाइड करोगे तो 6n में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो आया 0, और -1 आ गया रिमाइंडर, तो हमारे पास टोटल रिमाइंडर क्या आता है -1। और रिमाइंडर को हम लोग माइनस में नहीं लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसी को आप ऐड कर दीजिए, अगर माइनस में आ जाता है तो -1 + 6 मिलकर के हमारे पास क्या आ जाता है बताओ, +5। तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। इतना बात आपको आया समझ में क्या, बताओ। क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है, बताओ सब लोग। क्या बात क्लियर है क्या? अब यहां पर एक बात याद रखना, जो ये जो आप लिख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इस पे समझाते हैं और इस पे कुछ चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। क्या बातचीत करते हैं, देखो। कुछ लोगों के दिमाग में अब ये बात आ रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये हमारे पॉइंट में नहीं था, बट आपको उम्मीद करते हैं कि ये भी आपके पॉइंट में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या जैसे उठा लो, जैसे 79 है, तो 79 किस फॉर्म में है? ये 13 छके 78 + 1 होता है क्या 79, बताओ होता है क्या? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 × 13 + 1, बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यानी ये 6n+1 के फॉर्म में है कि नहीं है? 100% है। लेकिन याद रखना, उल्टा एकदम सही नहीं है, उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही नहीं है का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नंबर सिस्टम में आप अब सोच करके ही ऐसा चलोगे कि दुनिया में जितना भी 6n+1 है या 6n-1 है, वो सारा का सारा प्राइम नंबर होगा, तो ये आपका गलती होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के चले, 25। 25 के बारे में बताओ, क्या ये प्राइम नंबर है क्या? बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो कंपोजिट नंबर है। लेकिन 25 देखो, क्या 6n+1 के फॉर्म में है क्या? 6 चौका 24 + 1, बोलो है क्या? तो आप बोलोगे क्या कि सर ये जो 25 है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 6n+1 के फॉर्म में है। तो यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जितना भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है वो सारा 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में है। लेकिन पूरे नंबर सिस्टम में जितना भी 6n+1 या 6n-1 है, वो सारा प्राइम नंबर नहीं है, सारा प्राइम नंबर नहीं है। बात आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया आपको? हमने क्या बताया कि जितना भी प्राइम नंबर है 3 से बड़ा, वो सारा 6n+1 के फॉर्म में है या 6n-1 के फॉर्म में है। लेकिन जितना भी नंबर सिस्टम में 6n+1 के फॉर्म में संख्या है, 6n-1 के फॉर्म में संख्या है, वो सारा प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? बात आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 नंबर का पॉइंट। जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, हमने क्या कहा, जितना भी प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, अगर आप उसका स्क्वायर करो और उसमें से एक घटा दो, स्क्वायर करके आप किससे घटा दो, एक से घटा दो। जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, उसका स्क्वायर करके एक घटा दो, ये 100% 12 से डिविजिबल होगा ही होगा, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने क्या कहा, जितना भी प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ी है, अगर आप उसका स्क्वायर करके एक घटा दो तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। आप 12 से पूर्णतः विभाजित करके लिख दो, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। बट कैसे जानेंगे सर कौन होगा कौन नहीं होगा प्राइम नंबर? देखो, कौन होगा कौन नहीं होगा प्राइम नंबर,
प्राइम चेक में हम लोग सब कुछ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो मेथड है वो मैं आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ समझा देता हूँ, बट अभी हम उस पर बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें पता करना है कि 97 प्राइम नंबर है या नहीं है, जैसे हमें पता करना है कि 97 प्राइम नंबर है या नहीं है। सर परसेंटेज भी इसी तरह पढ़ाइए सर जी, परसेंटेज पूरा पढ़ा दिए हैं। परसेंटेज में 150 पौने 200 क्वेश्चन हम करवा दिए इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 97 का स्क्वायर रूट लगभग में 10, और 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, कौन कौन सा प्राइम नंबर है 10 से छोटा? 2, 3, 5 और 7। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है क्या, बताओ? नहीं। हाँ, तो 2 से क्या 97 कट जा रहा है? नहीं। 3 से 97 कट जा रहा क्या? नहीं। 5 से 97 कट जा रहा क्या? नहीं। 7 से 97 कट जा रहा क्या? नहीं। तो हम समझ के चलेंगे कि ये 97 क्या है? एक प्राइम नंबर है, याद रखना। प्राइम चेक ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। सर आज बहुत हो गया, चलिए ठीक है, बस 1 मिनट, ये लास्ट ही पॉइंट था हमारा, ये लास्ट ही पॉइंट था। टाइम हमारा हो चुका है, 7 बज गया है, कोई बात नहीं है। प्लीज रिपीट सर, ओके। बस 5 मिनट और भी आज क्लास करके फिर कल तो आपका होगा भी नहीं। शेषफल वाला भी बता दीजिए, ठीक है, बताएंगे। हमने क्या कहा, प्राइम चेक कैसे करते हैं? कोई भी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे आप 101 लिख लो, 101 का स्क्वायर रूट निकालो। 101 का स्क्वायर रूट लगभग में 10 होगा, क्या बताओ? 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 और 7। इसे चेक कर लो, क्या 2 से ये 101 कट रहा है क्या? नहीं। 3 से 101 कट रहा क्या? नहीं। 5 से 101 कट रहा क्या? नहीं। 7 से 101 कट रहा क्या? नहीं। तो इसका मतलब 2 से, 3 से, 5 से और 7 से नहीं कटा, तो ये जो 101 है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? और इसको कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, 1/2 और पढ़ा दीजिए, आधा घंटा और पढ़ा दें, कंटिन्यू रखिए सर। अच्छा ठीक, नहीं बस 5 मिनट सम संख्या और विषम संख्या बता देते हैं, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर बता देते हैं, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको बात आ गया समझ में। तो प्राइम नंबर के बारे में ये 12 पॉइंट है, और इस 12 पॉइंट को आपको एकदम याद रखना है। इस 12 के 12 पॉइंट को आपको क्या करना है बताओ? एकदम याद रखना है, कुछ भी इसमें से मत भूलना। एक और प्राइम नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक और चीज चर्चा कर लो, ध्यान से देखो सर, मजा आ रहा है, पढ़ने का टाइम का पता ही नहीं चलता। 100% ऐसा ही होता है जब हम पढ़ाते हैं तो, ठीक है। जब भी हम पढ़ाते हैं तो टाइम का खुद को भी पता नहीं चल पाता और आपको भी पता नहीं चल पाता। ये एक और पॉइंट लिख लो, देखो ध्यान से, देखो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 आया। उसके बाद आया था 11, 13, 17, 19, फिर आया था 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस सब में देखो एक बात क्या कॉमन है, एक डिजिट का अगर बात करते हैं तो एक डिजिट का बात करते हैं तो एक डिजिट में प्राइम नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लेकिन हम इससे ज्यादा का बात कर रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट है, असल में 13वां पॉइंट है। 10 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, 10 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, 10 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, याद रखना, इसका यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। देखो, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इसके अलावा यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं है। बात आ रहा समझ में? उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में बात आ गया होगा। हमने क्या कहा, कोई भी प्राइम नंबर जो 10 से बड़ी है, कोई भी प्राइम नंबर जो 10 से बड़ी है, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, अपने दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समय अगर ज्यादा हो गया है तो 5-7 मिनट और पढ़ा करके हम लोग फिर खत्म करते हैं कहानी।
क्लियर? अब देखो, अब यहां पर समझना ध्यान से। कोई भी इंटीजर्स है, पूरे इंटीजर्स को दो पार्ट में बांटा गया। इंटीजर्स को या पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक को कहा गया सम संख्या, एक को कहा गया सम संख्या, इवन नंबर, और दूसरे को कहा गया विषम संख्या। दूसरे को क्या कहा गया? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। ठीक है? सम संख्या हर एक वह संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। हर एक वह संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, मतलब 2 से कट जाए। और हर एक वह संख्या जो 2n प्लस 1 के फॉर्म में हो या 2n माइनस 1 के फॉर्म में हो। बात आ रहा समझ में? हर एक वह संख्या जो 2n के फॉर्म में हो और हर एक वह संख्या दिप्तेश कांत का कहना, सर हम स्टूडेंट का मांग है और पढ़ाइए। ठीक है, ये खत्म कर देते हैं भाई आज। तो 2n प्लस 1 वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? विषम संख्या। और ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर 0 भी ले लो, -2 ले लो, -4 ले लो, -8 ले लो। ये सभी का सभी संख्या क्या है? एक 2n के फॉर्म में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये जरूर रहता है कि सर ये बताइए कि 0 क्या है? इवन नंबर है क्या? तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 0 एक ऐसा संख्या जो सब से कट जाती है। तो 0 जब सब से कटती है तो हमने क्या कहा? जो 2 से कट जाए तो क्या 2 से 0 कटेगी? बोलोगे हाँ सर कट तो रही है 0। 0 तो सब से कटती है तो 2 से भी कटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 0 भी एक क्या है? एक इवन नंबर है, याद रखना। ठीक है? और ये जो ऑड नंबर है देखो, -3, -1, 1, 3, 5, 7, इस तरह का सारा संख्या क्या कहलाता है? हमारा पास इवन नंबर कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑड नंबर। ठीक है? तो इतना बात आपको समझ में आ गया। जो 2 से कट जाए सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे या 2 से काटने पर रिमाइंडर 1 छोड़े, तो उस तरह के सारे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखो ध्यान से, एक चीज और याद रखना, इसके बारे में पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये जो 2n है, अगर 2n का स्क्वायर करोगे किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आता है? 4n स्क्वायर। बोलो आता है क्या? किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर याद रखना 4 से पूर्ण विभाजित होती है संख्या। किसी भी इवन नंबर को स्क्वायर करने पर 4 से पूर्ण विभाजित होती है संख्या। 2n का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4n स्क्वायर। बोलो यही आएगा क्या? और तो 4n स्क्वायर आने का क्या मतलब है? 4 इंटू n स्क्वायर। मतलब कोई भी ऐसा संख्या जो 4 का मल्टीपल हो तो 4 से पूर्ण विभाजित होगी कि नहीं होगी? 100%। बोलो होगा कि नहीं होगी? हाँ, यूट्यूब पे पूरा क्लास करवाएंगे। और हमने क्या कहा? अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2n प्लस 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, देखो ध्यान से, 2n प्लस 1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 2n का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4n स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। और 2 दूनी 4, क्या हम लोग 4n लिख सकते हैं क्या? अब आप यहां पर देखो 4n स्क्वायर और 4n, इसमें से क्या करो? 4 को कॉमन ले लो, अंदर में भेज दो n स्क्वायर प्लस n। ओके, और बाहर में क्या रहेगा? 1। तो एक बात आपने क्या देखा कि किसी भी इवन नंबर को किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर अगर 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए जाए तो शेष फल हमेशा 1 आएगा। क्या ये याद रहेगा क्या? किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को अगर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने के बाद अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सर ऐसे पर बेस्ड क्वेश्चन दीजिएगा तो बनाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा 100%। इसीलिए तो हम एक एक चीज़ आपको बताते जा रहे हैं। सब पे क्वेश्चन रहेगा, आपको सब पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है? ओके, इतना बात क्लियर हो पा रहा है क्या? ये बात आपको पहले से पता था क्या? किसी भी ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा।
रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, याद रखना। और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा रिमाइंडर। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो तो इसको क्या करना है, आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, देखो अब यहां पर आप लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, सम और विषम संख्याओं के गुण। देखो ध्यान से याद रखना, हमेशा किसी भी दो सम संख्या को जोड़ा जाए, दो सम संख्या को यदि जोड़ा जाए तो हमेशा एक सम संख्या ही आता है। पहला पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी दो विषम संख्या को जोड़ा जाए, दो विषम संख्या को जोड़ा जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जितना छोटा लग रहा है ना उतना छोटा ये है नहीं। दो विषम संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा एक सम संख्या आएगा, ठीक है। दो विषम संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखो हमें पता है कि दो विषम संख्या 2n+1 प्लस 2n+1 के फॉर्म में रहता है, बोलो रहता है कि नहीं रहता है। तो आप जोड़ दो 2n प्लस 2n मिलकर के हमारे पास क्या हो गया 4n, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और 1 प्लस 1 मिलके हमारे पास क्या हो गया ये 2। तो क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है, 2n प्लस 2 इंटू 2n+1 आ जाएगा। और ये भी क्या 2n के ही फॉर्म में है क्या, तो 2n के फॉर्म में है तो हम लोग बोल सकते हैं ना, दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या, और एक बार और विषम संख्या को अगर जोड़ देंगे ना तो बताओ वो विषम संख्या हो जाएगा। दो विषम संख्या को जोड़े तो सम, ठीक है, इसको याद रखना। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक बार अगर सम संख्या को जोड़े और सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ दिए तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पे हमेशा विषम संख्या आता है, याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सम में से विषम घटा दो या विषम में से सम घटा दो, सम में से विषम घटा दो या विषम में से सम घटा दो, हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने क्या कहा, दो सम संख्या को जोड़ो चाहे दो विषम संख्या को जोड़ो सम संख्या आएगा। एक सम एक विषम को जोड़ो विषम आएगा। सम में से विषम माइनस कर दो या विषम में से सम माइनस कर दो, हमेशा एक क्या आएगा, विषम आएगा, याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर सम को मल्टीप्लाई करते हैं सम संख्या से, तो सम को अगर सम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा सम आएगा, ओके। इसी तरह से अगर विषम को विषम से मल्टीप्लाई करोगे, विषम को अगर मल्टीप्लाई करोगे विषम से तो हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पर मैं लिखता हूं, कभी भी एक सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो या विषम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा एक सम संख्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो पावर वाला बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके बाद हम बता रहे हैं पावर वाला, एक सम संख्या पर पावर अगर सम संख्या रहे, एक सम संख्या पर पावर अगर सम संख्या रहे तो हमेशा एक सम संख्या ही आता है। बात आ रहा समझ में। एक सम संख्या पर अगर पावर विषम संख्या रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर विषम संख्या रहे तो भी संख्या का आंसर हमारे पास सम संख्या ही आता है, ठीक है। और एक विषम संख्या पर पावर अगर विषम संख्या रहे, अगर विषम पर पावर विषम रहे तो हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा, और विषम पर पावर सम भी रहे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एक विषम संख्या ही आता है। देख लो, इसको लिख लो। क्या लिख लिए क्या, हम एक बार रिपीट कर देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। दो सम संख्या को जोड़ने पर सम आता है, दो विषम संख्या को जोड़ने पर भी सम आता है।
जबकि एक सम और एक विषम रहे तो हमेशा विषम आता है। सम में से विषम घटा दो चाहे विषम में से सम घटा दो, हमेशा एक विषम संख्या आता है। सम को सम से गुना करोगे तो सम संख्या ही आएगा, विषम को विषम से गुना करोगे तो विषम संख्या ही आएगा। सम को अगर विषम संख्या से गुना करोगे तो सम आएगा। बात आ रहा समझ में? अगर सम पर पावर सम हो या सम पर पावर विषम हो, हमने क्या कहा, इस दोनों पे गौर करो। सम पर पावर विषम हो या सम पर पावर सम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही। इसी तरह से विषम पर पावर विषम हो या विषम पर पावर सम हो, विषम पर पावर सम हो, ठीक है, विषम पर पावर अगर विषम हो या विषम पर पावर सम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा क्या आता है, विषम ही आता है। सर लास्ट में ऑड का पावर इवन एंड ऑड होगा। सर लास्ट में ऑड का पावर, अच्छा अच्छा हाँ, वो मिस्टेक से सिर्फ विषम विषम ही लिखा गया था। विषम पर पावर विषम करो या विषम पर पावर सम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, एक विषम संख्या ही आता है। ठीक है, चलिए तो आज बस हम लोग इतना ही रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन क्लास आज कर रहा होगा आप लोगों का। बोलो, क्या आज का बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा है कि नहीं रहा है, बताओ। संख्या के बारे में इतना डीप अगर पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में कभी भी छोटा छोटा क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और बस आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग मंडे को पढ़ेंगे 6 बजे, और नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास का मैं टॉपिक आपको बता दूं, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। अब 6 बजे मंडे को, ठीक है। अगर आप सबको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन होगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, और इतना डीप से आपको पढ़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। यस सर, ज़बरदस्त क्लास रहा आज का, इसलिए तो बोल रहे हैं कि और मैथ का सिलेबस करवा दीजिएगा। हाँ देखो, हम सोनाली, आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पे हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं पहले भी, ठीक है, बट अभी हम नंबर सिस्टम को बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले नंबर सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जब नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे किसी और टॉपिक को उठाएंगे और उसको फिर से कंप्लीट करेंगे एकदम बेसिक से और अच्छे लेवल तक। ठीक है हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अगला क्लास 2 आवर का नहीं, एक ही आवर का क्लास काफ़ी होता है यूट्यूब पे। ठीक है, हाँ, एसएससी के लिए करवा रहे हैं तो आप समझ के चलो कि जो भी छोटा छोटा एग्जाम है वो सारा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट। हम लोग कब मिलेंगे, मंडे को। ओके, गुरुजी पेड कोर्स है क्या? नहीं, ये पेड कोर्स के जगह पे हम अभी फ्री कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और इस लॉकडाउन में हमें पता है कि सभी लोग बहुत ही निराश उदास होंगे। हम खुद भी बड़ा उदास हुए कि जब लॉकडाउन लगा, हमें लगा कि हम आपसे दूर कैसे रह पाएं। तो इस दूरी को ख़त्म करने के लिए, एक बार हम फिर से आपसे जुड़े हैं, और जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे हम एकदम रिलैक्स मोड में आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट।